नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका बेहतरीन विश्लेषण दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि लाल किले ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों के हैंडलर्स के बारे में पता चल गया है और ये हैंडलर्स पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे थे और वहीं से इन आतंकवादियों को कंट्रोल कर रहे थे। आज हम इस नेटवर्क को आपके लिए डिकोड करेंगे और इसके साथ ही आपको षड्यंत्र के बारे में भी बताएंगे जिसके तहत भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना बन रही थी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद वहां से अवैध बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों का दावा है कि टीएमसी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी कार्ड बनाने में मदद की और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अब एसआईआर को रोकने की मांग की है। और आखिर में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग दिखाएंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और इस मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस में एक शानदार पार्टी रखी गई जिसमें दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति शामिल हुए और इस पार्टी के दौरान उस कमरे में मौजूद लोगों का नेटवर्थ लगभग 80 लाख करोड़ रुपए था। आतंकवादी डॉक्टरों के नेटवर्क पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह पता चल गया है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो बॉस हैं, वो कहां बैठे हुए थे। इन्हें पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, इन्हें पीओके से हैंडल किया जा रहा था और वहीं से भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। आतंकवादी डॉक्टरों को वहीं से फंडिंग मिल रही थी और यह पूरा हमला वहीं से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। हमने इससे पहले आपको बताया था कि कैसे इस आतंकवादी हमले के पीछे मौलाना मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का हाथ है और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आतंकवादियों के बॉस यानी उनके हैंडलर्स कैसे सीमा पार से ही हमले का यह पूरा ऑपरेशन बैठे बैठे चला रहे थे। इस हमले की जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी डॉक्टर्स के 3 हैंडलर्स पाकिस्तान, पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर और अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। आप इस मानचित्र पर इन हैंडलर्स की लोकेशन देख सकते हैं कि कहां से इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था और सीमा पार बैठकर ये हैंडलर्स टेलीग्राम ऐप पर इन डॉक्टरों के स्लीपर सेल को आदेश देते थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक ऑनलाइन नेटवर्क है जिसकी मदद से फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल विदेश में बैठे आतंकवादियों से लगातार जुड़ा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन की नई बात यह है कि जैश ए मोहम्मद अब सीमा पार से अपने आतंकवादियों को भारत में नहीं भेजता बल्कि वहां से वो सिर्फ आदेश दे रहा है और अब हमारे ही देश में बैठे कुछ गद्दार पाकिस्तान के हैंडलर्स की बात मानकर हमारे देश में हमला कर रहे हैं। यानी अब जैश ए मोहम्मद ने आतंकवाद की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है और ये काम कर रहे हैं हमारे ही देश में बैठे हुए हमारे ही देश के नागरिक जो गद्दार हैं। लाल किला आतंकी घटना पर 4 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे इन 3 हैंडलर्स के नाम हैं फैजल इशफाक भट्ट, डॉक्टर उकाशा और हाशिम। दूसरा, ये आतंकवादी टेलीग्राम ऐप के जरिए अपने देश में बैठे गद्दारों को एक एक आदेश दे रहे थे। भारत में बैठे गद्दारों को कौन विस्फोटक पहुंचाएगा, डॉक्टरों की भर्ती कैसे की जाएगी और आतंकवादी हमला किस दिन किया जाएगा, कहां किया जाएगा, इसका फैसला भी पाकिस्तान में बैठे ये हैंडलर्स कर रहे थे। तीसरा, अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने बताया है कि आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी वहीं से आ रही थी। यानी पैसा और हमले के आदेश और सारी प्लानिंग सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा था। और चौथा, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की तलाश 5 नवंबर से हो रही थी लेकिन तब तक वो अल फला यूनिवर्सिटी से फरार होकर आसपास के इलाकों में छुप गया था और फिर 10 नवंबर को वो लाल किले के सामने उस अपनी गाड़ी में पाया गया जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है। यानी वो 5 दिन पहले ही गायब हो चुका था। 10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना हुई और 17 नवंबर को पाकिस्तान ने खुद ही इस धमाके पर अपना कबूलनामा भी दे दिया है।
पीओके के एक पूर्व नेता अनवर अल हक ने कहा है कि उन्होंने भारत को लाल किले पर हमला करने की चेतावनी दी थी और पाकिस्तान के बहादुर लोगों ने यह हमला कर दिया। कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। आतंकवादियों के स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर अल फला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब इसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी आतंकवादी घटना से जुड़ा हो। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 17 साल पहले वर्ष 2008 में इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकवादी दिल्ली और अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। इस आतंकवादी का नाम है मिर्जा शादाब बेग और इसने वर्ष 2007 में इसी अल फला यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। मिर्जा शादाब ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया और जांच एजेंसियों के मुताबिक जुलाई 2008 में अहमदाबाद में आतंकवादी हमले से पहले इसने पूरे शहर की पड़ताल की थी और फिर वहां 21 सीरियल ब्लास्ट किए, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी। मिर्जा शादाब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है और 2008 में यह भारत से फरार होकर पाकिस्तान भाग गया था और बाद में यह आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो गया। इसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी है और इस समय भी यह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन बात यही है कि ये उसी अल फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जिसकी आजकल चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब सोचिए, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं वो यहाँ स्लीपर सेल में शामिल हो रहे थे और इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाला एक इंजीनियर बम बना रहा था और लोगों की हत्याएं कर रहा था। लाल किले के धमाके के बाद तुर्की का मीडिया लगातार भारत विरोधी खबरें लिख रहा है और प्रसारित कर रहा है। वहां का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरी छात्रों और कश्मीर के युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की की मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स छप रहे हैं जिसमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की जा रही है। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तुर्की की सरकार ने ही इस धमाके में शामिल आतंकवादियों से किसी भी तरह का अपना कोई संबंध होने से इनकार किया था। लेकिन आज अगर आप तुर्की की मीडिया को पढ़ेंगे, उनके अखबारों को पढ़ेंगे, उनके न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे, ऑनलाइन जो उनकी खबरें छप रही हैं वो सारी खबरें भारत विरोधी खबरें हैं। वो सारी खबरें ये कहती हैं कि भारत में तो कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और इस आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरी युवाओं को परेशान किया जा रहा है। सवाल आज ये है कि क्या भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था? क्या भारत पर अमेरिका के 9/11 जैसे आतंकी हमले की तैयारी थी? आतंकी डॉक्टरों का यह नेटवर्क भारत पर 26/11 से भी बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे यही लगता है कि आतंक के ये डॉक्टर भारत पर हमला करके एक ऐसा जख्म हमें देना चाहते थे जो भारत कभी भूल ना सके, जो भारत के लोगों को हमेशा याद रहे। आपको दुनिया के 2 बड़े आतंकवादी हमलों की आज तस्वीरें दिखाते हैं, अगर आप भूल चुके हों तो। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था, जिसमें अल-कायदा के आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 यात्री विमानों को टकरा दिया था और इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। और भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को मुंबई में, जिसे आप 26/11 का हमला कहते हैं। इसमें पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते घुसपैठ करके मुंबई में 7 जगहों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। और इस बार आतंकी डॉक्टरों का यह नेटवर्क कुछ इसी तरह से हमारे देश पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और वो ये हमला हमास के स्टाइल में ड्रोन्स और रॉकेट से करना चाहते थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हमले की पूरी तैयारी फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रही थी। यानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में बैठकर
आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। यह हमला कैसे हो सकता था? आपको जरा 7 अक्टूबर 2023 का दिन याद दिलाते हैं, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। आप उस हमले की तस्वीरें देखकर जरा कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह का हमला कभी भारत में हो जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता था। हमास ने इजराइल पर सबसे पहले ड्रोन से हमले किए, फिर हजारों रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए और इसके बाद हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर लगभग 1200 लोगों को मार डाला। और ठीक ऐसा ही हमला भारत में भी करने की योजना बन रही थी। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी मारा गया था और अब इसका एक साथी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ा गया है और उसके साथी का नाम है जसीर बिलाल वानी। इस आतंकवादी का एक और नाम भी है, वो है दानिश, और ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और ये डॉक्टर उमर के साथ आतंकवादी हमले की प्लानिंग में शामिल था। ये आतंकवादी जसीर वानी, इससे अब एनआईए की पूछताछ चल रही है और पूछताछ में 3 बड़ी बातें पता चली हैं इस आतंकवादी से। पहला, यह आतंकवादी ड्रोन्स को मॉडिफाई करके दिल्ली में वैसा ही हमला करना चाहते थे जैसा हमास ने इजराइल पर किया है। यानी हो सकता है कि यह आतंकवादी बाजार में मिलने वाले किसी सामान्य से ड्रोन में कुछ बदलाव करके, उसे मॉडिफाई करके उसके ऊपर विस्फोटक लगाते और फिर ऐसे ड्रोन्स की मदद से किसी भी जगह पर हमला किया जा सकता था। दूसरा, आतंकवादियों का यह स्लीपर सेल रॉकेट्स भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था और किसी भी रॉकेट की मदद से यह आतंकवादी दूर बैठकर किसी भी स्थान पर हमला करके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। और तीसरा, आतंकवादी जसीर वानी खुद ड्रोन्स को मॉडिफाई करने और रॉकेट्स तैयार करने की टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। यानी आप कह सकते हैं कि जसीर वानी सिर्फ एक मददगार नहीं था, बल्कि इस स्लीपर सेल का सबसे खतरनाक आतंकवादी और एक टेक्निकल कमांडर था, जो हमारे देश में बैठकर गाजा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा था। एनआईए ने जसीर वानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और एनआईए को इसकी 10 दिनों की कस्टडी मिल गई है अदालत से और आने वाले दिनों में जसीर वानी कुछ और बड़े खुलासे कर सकता है, क्योंकि अब ये 10 दिन तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा और एनआईए के जो लोग हैं वो 10 दिन तक इससे पूछताछ करेंगे और इस पूछताछ में बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। इनका नेटवर्क कैसा था, इनकी प्लानिंग क्या थी, पैसा कहां से आ रहा था, हथियार कहां से आ रहे थे और सबसे बड़ी बात, इनका रिमोट कंट्रोल कहां था। क्या इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत सरकार ने जो नई नीति बनाई है उसके तहत अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और अगर इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले, अगर ये पैसा, ये सारी योजना और इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में मिला तो फिर इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के किसी शहर या फिर दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में ऐसा हमला अगर होता तो उसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी और कितना नुकसान होता। एक उदाहरण से इसे समझिए। इजराइल ने ड्रोन्स और रॉकेट्स के ऐसे हमलों से बचने के लिए अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है जिसका नाम है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल के हमले को नष्ट कर सकता है। हालांकि अगर दिल्ली में आतंकवादी ड्रोन्स और रॉकेट से हमला करते और वो ड्रोन्स और रॉकेट्स हमारी ही भूमि से छोड़े गए होते, दिल्ली के आसपास से ही उन ड्रोन्स और रॉकेट्स को इस्तेमाल किया गया होता, तो शायद इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हमारे देश की सेनाएं सीमा पार से होने वाले ऐसे किसी भी हवाई हमले के लिए तो हमेशा तैयार रहती हैं। इसे हम रोक सकते हैं। सीमा पार से कोई भी मिसाइल आए, ड्रोन आए, हम रोक लेंगे। लेकिन जब कोई गद्दार आपके घर में ही बैठा हुआ है और बैठकर आपके घर में वो ऐसे हमले करे, तो फिर ऐसे ड्रोन्स और ऐसे रॉकेट्स को नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी के भाई से पूछताछ पर आज एक बड़ा अपडेट आया है।
लाल किले धमाके में डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है, आप सब जानते हैं। और डॉक्टर उमर के भाई का नाम है ज़हूर इलाही। इसने दावा किया है कि इसके पास डॉक्टर उमर का एक मोबाइल फोन मौजूद था और खुद डॉक्टर उमर ने उससे कहा था कि अगर डॉक्टर उमर के बारे में कोई खबर मिले या उमर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर मोबाइल फोन को नष्ट करके पानी में फेंक देना। और ज़हूर इलाही ने जैसा उसके भाई ने कहा वैसा ही किया और जैसे ही उसे उमर के बारे में खबर मिली उसने इस मोबाइल फोन को नष्ट करके पानी में फेंक दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर का मोबाइल फोन ढूंढ निकाला है और एक्सपर्ट्स इस मोबाइल फोन का डेटा अब रिकवर कर चुके हैं। आतंकवादियों के स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर एक ही अल फला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और अब तक कुल मिलाकर 8 डॉक्टर्स और 2 मौलवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना के बाद से पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे भारत में ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर भारत पर ही सबसे बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टर्स इस हमले के लिए मीटिंग कर रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे, विस्फोटक जमा कर रहे थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्या आप मान सकते हैं ये? क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी इन आतंकी डॉक्टर्स पर एक्शन लेने की बजाय इन्हें नौकरियां दे रही थी। इन्हें रिसर्च के नाम पर तरह तरह की छूट और मदद दी जा रही थी। लाल किले पर आतंकी घटना के 8 दिन के बाद ईडी ने अल फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है और सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जो जांच हुई है उसके मुताबिक अल फला यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की मान्यता होने का झूठा दावा किया था। ईडी के मुताबिक अल फला यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 2018 से लेकर 2025 तक यानी लगभग 7 वर्षों तक छात्रों और उनके पेरेंट्स से 415 करोड़ रुपए की फीस वसूली। ये फिर से आप सुन लीजिए, 415 करोड़ रुपए की फीस ये यूनिवर्सिटी ले चुकी है छात्रों से 2018 और 2025 के बीच। और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मुताबिक ये अपराध है, क्योंकि ये सारी जो फीस ली गई है ये झूठ बोलकर ली गई है। यूनिवर्सिटी के इस झूठ पर भरोसा करके सैकड़ों हजारों छात्रों ने इसके कॉलेजेस में एडमिशन लिया और पेरेंट्स ने अपनी मेहनत की कमाई से यहां लाखों करोड़ों रुपए की फीस चुकाई। अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर 2 बातें साफ हैं। पहला, आतंकवादी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क यहीं से चलता था और दूसरा, अल फला यूनिवर्सिटी ने फीस और फंडिंग को लेकर भी हेरफेर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ हो रहा था जिससे छात्रों का भविष्य और देश का भविष्य दोनों ही खतरे में आ गए। इसलिए अब इंतजार इस बात का है कि इस यूनिवर्सिटी पर ताला कब लगेगा, सरकार इसके खिलाफ एक्शन कब लेगी। लेकिन एक और बड़ी बात यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों को दाखिला दिया गया है, अब उनके भविष्य का क्या होगा। इस देश में क्या कोई ऐसा अस्पताल होगा अब जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े किसी भी डॉक्टर को अपने यहां नौकरी देगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के बारे में कुछ नई सनसनीखेज जानकारियां हमारे पास आई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर इस टेरर मॉड्यूल के बाकी आतंकवादियों से विस्फोट की टाइमिंग को लेकर हमेशा बहस करता था। वो चाहता था कि आतंकवादी हमला जल्द से जल्द किया जाए और उसमें धैर्य की बहुत कमी थी, वो इंतजार नहीं करना चाहता था। यानी वो एक ऐसा आतंकवादी था जो इंतजार करने के बदले तुरंत हमला करना चाहता था और इसीलिए वो मॉड्यूल में बाकी के डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। ये वैसा व्यक्ति था जो सब कुछ फटाफट करना चाहता था और इसीलिए बाकी लोगों से इसके मतभेद रहा करते थे। ये कहता था, ये लंबी प्लानिंग मत करो, मैं कई महीनों का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे हमला करने की जल्दी है।
इसमें धैर्य नहीं था। इस मामले की जांच करने वाले एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर मानसिक रूप से भी अस्थिर हो गया था और उसके बाकी साथी सभी जो थे वो सही समय का इंतजार करके एक ऐसा बड़ा हमला करना चाहते थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाए। इसलिए वो कहते थे कि अभी इंतजार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और इतना बड़ा हमला करेंगे कि सैकड़ों लोगों की जान जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर था, ये हमले की जल्दबाजी में था। डॉक्टरों के इस स्लीपर सेल ने सबसे पहले 15 अगस्त को इस हमले की प्लानिंग की थी, यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन। उस दिन हो नहीं पाया। बाद में फिर उन्होंने तय किया कि 6 दिसंबर को हमला करेंगे, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाने की बरसी है। और फिर उन्होंने एक नई डेट तय की, वो थी 26 जनवरी 2026। लेकिन डॉक्टर उमर हमले में हो रही इस देरी से निराश हो रहा था। उसका धैर्य टूट रहा था। वो सितंबर महीने में ही हमला करना चाहता था। इसलिए फरीदाबाद में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने खुद ही यह हमला करने का फैसला कर लिया और इस हड़बड़ी में उससे लाल किले के पास यह धमाका हो गया जिसमें वो खुद भी मारा गया। ये जो डॉक्टर है, ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था और ब्रेन वॉश किए जाने के बाद डॉक्टर उमर अपने साथ काम करने वालों या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्तों से भी जब मुलाकात करता था तो उस बातचीत के दौरान भी कट्टरपंथी बातें किया करता था। अब जरा कल्पना कीजिए, यह आतंकवादी अल फला यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था और इसने वहां पर न जाने कितने स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। अल फला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद को ऐसा लगता था कि डॉक्टर उमर की वजह से उनका पूरा की पूरा स्लीपर सेल खतरे में आ सकता है। इसलिए वो डॉक्टर उमर को आतंकवादी हमले की प्लानिंग से दूर रखना चाहते थे। डॉक्टर शाहीन सईद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी और इस स्लीपर सेल की मास्टरमाइंड वही थी। अल फला यूनिवर्सिटी के छात्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर वहां ठीक तरीके से काम भी नहीं करता था। पूरे हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर लेता था, 1 या 2 क्लासेस लेता था और यह अक्सर छुट्टी पर रहता था और फिर भी यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या अल फला यूनिवर्सिटी का प्रशासन जानबूझकर डॉक्टर उमर को यह छूट दे रहा था? क्या वहां का जो प्रशासन था उसने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? वरना यह बात गले से उतरती नहीं है कि इतने खतरनाक आतंकवादी वहां पर काम कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है? बिहार को तो एनडीए ने जीत लिया, क्या अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है और SIR शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं। बिहार में SIR शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे। विपक्षी पार्टियां SIR से कितनी परेशान थीं बिहार में। अब SIR पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और ऐसा ही एक अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा था, जिससे एक रिपोर्टर ने बातचीत की और यह बातचीत उत्तर 24 परगना के बहुत करीब हुई है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। मिट्ठू मोल्ला नाम का यह बांग्लादेशी, सोचिए, 8 साल से कोलकाता के पास रह रहा था। सोचिए, बांग्लादेशी है, 8 साल से रह रहा है और वो भी कोलकाता के पास। इसके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुका है। सोचिए, एक बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी वोटर आई कार्ड रखता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट डालता है और 8 साल तक यहां रह रहा है और इस अवैध बांग्लादेशी ने यह दावा किया है कि इसे वोटर आईडी कार्ड बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी और वो टीएमसी को ही अपना वोट दिया करता था। अब आप इस पूरी बातचीत को सुनिए जो बांग्ला भाषा में है और हमने इसे हिंदी में
आपके लिए ट्रांसलेट किया है, आप टेक्स्ट पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि ये अवैध बांग्लादेशी कैसे पश्चिम बंगाल के प्रशासन और सरकार की पोल खोल रहा है। কেন বাংলাদেশ যাবো বলে কিভাবে যাবেনটা কিভাবে এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে আগে, মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালী ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিভাবে মানে এসেছিলেন? নদী পথে। মানে এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়ো তাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল আমাদের পাড়ায়, সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। টিএমসির দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি ভোট দিতে? হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কেউ কিছু বলতো না? না, তখন কিছু বলিনি। কার সোর্সে বসে, মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছেন জানেন? ওই দালালের সাথে, দালাল ধরে। তার নাম জানেন? না, ওই তো অনেক বছর এসেছিলাম তো এই জন্য নামটা কি। আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी क्या है। बांग्लादेश से ये व्यक्ति आता है पश्चिम बंगाल, इसलिए आप कह सकते हैं एक अवैध बांग्लादेशी है। 8 साल ये पश्चिम बंगाल में रहा है। ये कहता है कि मैं किसी दलाल को पैसा देकर यहाँ आया हूँ। फिर ये भी बता रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये चुनाव में वोट देता था और इसका वोट जाता था तृणमूल कांग्रेस को। और इसने ये भी बताया है कि ये सॉल्ट लेक इलाके से अपना वोट डालता था। सॉल्ट लेक कोलकाता के पास एक बड़ा मशहूर इलाका है और आप देख लीजिए ये साफ साफ बता रहा है कि हम एसआईआर की वजह से अब यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए अब हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो आपने देखा ये है एसआईआर का फ़ायदा। अब आप सोचिए हमारे चुनावों में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं। और कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास पार्टियों के लिए और कुछ खास नेताओं के लिए ये लोग वोट डालते हैं। और इसीलिए ये पार्टियां और नेता एसआईआर का विरोध करती हैं, क्योंकि उनका ये जो वोटर है अब या तो ये पकड़ा जाएगा और या फिर ये लोग वापस बांग्लादेश भाग जाएंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इसलिए आज आप इस सबूत को ध्यान से देखिए। अगर आप चाहें इसका वीडियो बनाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए और देश को बताइए कि एसआईआर के क्या फ़ायदे हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है वो इस तरह का काम क्यों कर रहा है, क्यों हम अपनी वोटर लिस्ट में सफाई का काम कर रहे हैं, क्यों उसमें अब हम ऐसे नकली मतदाताओं को हटा रहे हैं। यही एक कारण है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की है कि वो अभी उनके राज्य में एसआईआर को रोक दें। ममता बनर्जी के मुताबिक एसआईआर बिना किसी तैयारी के हो रहा है। जिस काम को 3 साल में करना था उसे 3 महीने में किया जा रहा है, इसलिए जल्दबाजी में यह काम गलत होगा। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फटाफट काम करने के चक्कर में गलत आंकड़े दे दें। जो फॉर्म में जैसा लिखना है वैसा लिखें, लेकिन फटाफट काम करें। और BLOs पर इतना दबाव बढ़ गया है कि वो आत्महत्या तक
कर रहे हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है। चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये चिट्ठी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी है और इस चिट्ठी में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है, critical gaps in training, lack of clarity on mandatory documentation and near impossibility of meeting voters in the midst of their livelihood schedules have made the exercise structurally unsound। कि इतने कम समय में तो ये सब काम हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। फिर जो मैंने आपको अभी कहा कि BLOs पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम जल्दी से निपटाएं, चाहे इसके लिए उन्हें गलत डेटा ही भरना पड़े। और फिर वो ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय धान की कटाई का समय है और इसलिए ये काम अभी नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये मांग की है कि अभी पश्चिम बंगाल में SIR को रोक दिया जाए। और देखिए, SIR अगर रुक गया पश्चिम बंगाल में, तो जो अवैध बांग्लादेशी अभी हमने आपको दिखाया, इस तरह के जो लाखों बांग्लादेशी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों, करोड़ों भी हों, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतने बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो वोट डालते हैं, अगर आपने SIR को रोक दिया तो फिर ये सारे बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल में ही रुक जाएंगे और फिर यहीं रुक कर वोट डालेंगे। और किसे वोट डालेंगे आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को SIR शुरू हुआ था, 4 नवंबर से, लेकिन ममता बनर्जी 15 दिनों के बाद अब इसे रोकने की मांग कर रही है। और वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय ने बताया था कि भारत में अकेले सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ही 2 करोड़ से ज्यादा है। यह 2016 में बताया था। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में इन घुसपैठियों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इस समय पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। मान के चलिए 7.5 करोड़ वोटर्स। और पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 70% हिंदू हैं, 27% मुस्लिम हैं और 2.25 लगभग 2.5% अन्य धर्मों के लोग हैं। अब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब होता है तो वहाँ भी लाखों अवैध वोटर्स के नाम कट सकते हैं। और ऐसे में बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी। अब अगर पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो हो सकता है बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वैसे ही नतीजे आपको देखने को मिलें जैसे बिहार में मिले हैं। MBS वर्ष 2018 के बाद पहली बार अमेरिका आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनका शानदार स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर MBS का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जब MBS की कार एंटर की तो कार के सामने अमेरिकी सैनिकों का एक घुड़सवार दस्ता चल रहा था और इस दौरान अमेरिकन मरीन बैंड परफॉर्म कर रहा था। और ठीक उसी समय आसमान में अमेरिका के 6 F-35 फाइटर जेट्स ने MBS के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। ये दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक हैं और अमेरिका अब सऊदी अरब को यही विमान बेच रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने की घोषणा की है। मतलब अमेरिका का एक ऐसा सहयोगी देश जो नेटो देशों से बाहर का है लेकिन उतना ही करीबी सहयोगी है। यानी अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ कि अमेरिका अब सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट्स बेचेगा। इसके अलावा 300 टैंक्स भी अमेरिका सऊदी अरब को बेचेगा और इन टैंक्स का नाम है एब्राम्स, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टैंक्स में से एक माना जाता है। और तीसरा बड़ा फैसला ये कि सऊदी अरब अब अमेरिका में $1 ट्रिलियन यानी 88 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो ये 3 बहुत बड़े फैसले हुए हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे अब सऊदी अरब अमेरिका के खेमे में आ रहा है। अब इस डील को आपके लिए डिकोड करते हैं कि इस डील का मतलब क्या है। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को
मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने का भारत पर भी असर पड़ेगा। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी एक नेटो जैसा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत अगर कोई देश पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला करता है तो ये दोनों ही देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। और अब वही सऊदी अरब अमेरिका के साथ भी इतना बड़ा रक्षा समझौता कर रहा है। तो इसलिए ये दो बड़े रक्षा समझौते उन्होंने किए हैं, एक अमेरिका के साथ, अब वो अमेरिका का सहयोगी देश बन गया है, और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यानी सऊदी अरब अब अमेरिका का भी पार्टनर है और पाकिस्तान का भी। हालांकि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नई पार्टनरशिप भारत को असहज कर सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने MBS के सामने खुद ही सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने का ऐलान किया, और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो आप देखिए उस समय क्या हुआ। Tonight, I'm pleased to announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. तो ये बहुत बड़ा ऐलान है अमेरिका की तरफ से कि अब सऊदी अरब भी उनका सहयोगी देश बन गया है और दोनों के बीच में यह रक्षा समझौता हुआ है। अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स खाड़ी देशों में अभी तक सिर्फ एक देश को दिए थे, और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल के अलावा किसी को नहीं दिए, और इसकी वजह से इस क्षेत्र में इजराइल की एयरफोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है, क्योंकि उसके पास F-35 हैं और उस क्षेत्र में और किसी के पास F-35 फाइटर जेट्स नहीं हैं। लेकिन अब इजराइल के ही एक प्रतिद्वंदी देश सऊदी अरब को भी F-35 फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, जिससे ये जो पावर इक्वेशन है इसमें बहुत हद तक बदलाव आ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को 45 F-35 फाइटर जेट्स दिए थे, और सऊदी अरब इससे 3 ज्यादा 48 F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। और जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर उसके पास 48 F-35 जेट्स होंगे। हालांकि इजराइल को अमेरिका से अभी 30 और F-35 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं, और तब इजराइल के पास कुल मिलाकर 75 F-35 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। यानी जब ये पूरी डिलीवरी हो जाएगी तब उसके पास सऊदी अरब से ज्यादा F-35 होंगे। यहां एक चिंताजनक बात यह भी है कि सऊदी अरब चीन के भी बहुत करीब है, और अमेरिका में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर F-35 सऊदी अरब के पास पहुंचा तो इसकी टेक्नोलॉजी चीन तक भी पहुंच जाएगी, और बहुत जल्द चीन इसकी काट निकाल लेगा। यानी ये टेक्नोलॉजी लीक होकर चीन तक जा सकती है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। एक और जानकारी यह भी है कि इससे पहले कतर और UAE भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को खरीदना चाहते थे, लेकिन तब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर इस डील को होने नहीं दिया। इजराइल लगातार ये कहता रहा कि इस पूरे क्षेत्र में आप किसी और को F-35 नहीं दे सकते, सिर्फ हमें ये मिलना चाहिए। इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस क्षेत्र में और किसी भी देश के पास F-35 पहुंचे, लेकिन अब सऊदी अरब के पास पहुंच रहे हैं। असल में इजराइल ने यह शर्त रखी थी कि यह डील तभी होनी चाहिए जब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही इस डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन हो सकता है कि सऊदी अरब ने अनौपचारिक रूप से इस शर्त को मान लिया हो। और अगर सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता दे दी तो यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि जब मुसलमानों का सबसे प्रभावशाली देश ही इजराइल को मान्यता दे देगा तो बाकी के मुस्लिम देश भी इजराइल को आगे चलकर मान्यता देने पर मजबूर हो सकते हैं। UAE, बहरीन और मोरक्को जैसे मुस्लिम देश पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुके हैं, और सऊदी अरब द्वारा अमेरिका में 88 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का मतलब यह है कि सऊदी अरब अब एक बार फिर से खुलकर अमेरिका के खेमे में, अमेरिका के पाले में आ चुका है, जो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से चाहते थे। अब आपको ये दिखाते हैं कि जब दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान एक अमेरिकी पत्रकार का वो सवाल जिसने डोनाल्ड ट्रंप और MBS दोनों को ही असहज कर दिया। इस पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि आप एक ऐसे देश के नेता को अमेरिका कैसे बुला सकते हैं जो जमाल खशोगी जैसे पत्रकार की हत्या में लिप्त रहा हो।
और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जवाब की शुरुआत ही ये कहकर की कि आपका चैनल फेक न्यूज़ फैलाता है। ये पूरा सवाल और जवाब देखिए। Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Who are you Office. with? Who are you Why with? should Americans Who are trust you with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is- One of the worst in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. They've done very little with Saudi Arabia, actually. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just yes, Mr. President, you allow me to answer. You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden used Saudi people at that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की ऐसी पार्टी में जिसमें मौजूद लोगों की नेटवर्थ करीब 80 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतने अमीर लोग एक कमरे में। यह पार्टी व्हाइट हाउस में MBS के सम्मान में रखी गई थी, जिसमें टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक इलॉन मस्क, एप्पल के CEO टिम कुक, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और प्रसिद्ध टेक कंपनी सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनियोफ भी शामिल थे। इन लोगों के साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति और खुद भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और MBS को खाड़ी देशों का सबसे ताकतवर शासक कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर बड़े बड़े फैसले लेते हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। सबसे पहले आप इस शानदार पार्टी की तस्वीरें देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके परिवार ने, यानी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने MBS के सम्मान में ये डिनर रखा था। अब आपको इस पार्टी की दो खास बातें बताते हैं। पहला, इस पार्टी में इलॉन मस्क को भी बुलाया गया था और ट्रंप और इलॉन मस्क की मुलाकात हल्के फुल्के और बड़े दोस्ताना माहौल में हुई। यहाँ आप देख सकते हैं इलॉन मस्क खड़े हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने इलॉन मस्क के साथ कुछ हल्का फुल्का मजाक भी किया। इसका मतलब है कि ट्रंप और मस्क अब कुछ समय के लिए पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में बड़े मतभेद हो गए थे शुरू में, लेकिन अब लगता है कि वापस दोस्ती हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, जो आजकल सऊदी अरब के ही एक क्लब के लिए खेलते हैं। और इस पार्टी में ट्रंप ने कहा कि उनका बेटा बैरन ट्रंप रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है। You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. तो डोनाल्ड ट्रंप कहने को तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखिए, इस पार्टी में वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन है और आज मैंने मेरे बेटे की मुलाकात, मेरे बेटे का परिचय रोनाल्डो से करवा दिया, मैंने मेरे बेटे को रोनाल्डो से मिलवा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद मेरा बेटा मेरी पहले से थोड़ी ज़्यादा इज्जत करेगा क्योंकि मैंने उसे रोनाल्डो से मिलवाया है। ये उन्होंने एक मजाक किया, लेकिन आप देखिए वहाँ जो राष्ट्रपति हैं, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को आप देखिए। अब वापस आते हैं F-35 पर। आजकल जो फाइटर जेट्स का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस बाजार में F-35 के बाद जिस
फाइटर जेट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रशिया का सुखोई 57। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है और दुश्मन आसानी से इस फाइटर जेट का पता नहीं लगा सकते। ऐसे एक विमान की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। The Russian side, represented by Rosoboronexport and USC, is offering to India supply of Su-57E fighter produced in Russia, with subsequent organization of production of the aircraft in India and technology transfer. Hence, we are offering technological learning of field generation technologies, including engines, optics, AESA radar, AI elements, low signature technologies, and modern air weapons. In addition, the Russian side is offering to India joint development of a two-seat modification of the Su-57E or FGFA. तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो रशिया ने किया है और रशिया अब ये कह रहा है कि वो Su-57 विमान का पूरा प्रोडक्शन भारत में करने के लिए तैयार है और साथ ही इस विमान की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने के लिए तैयार है, ताकि भारत के पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और भारत इसे अपने ही देश में इसका निर्माण भी कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद भारत F-35 का मुकाबला कर सकता है। भारत इससे पहले रशिया के साथ मिलकर MiG-21 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स बना चुका है। अगर ये नई डील होती है तो भारत की जिस फैक्ट्री में सुखोई 30 विमान बन रहे हैं वहीं पर सुखोई 57 का निर्माण अगले 1 साल में शुरू हो सकता है। इस समय भारत खुद भी अपना एक 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका, और इसकी पहली उड़ान 2028 तक संभव हो सकती है और 2034 तक इसे हमारी वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपना F-35 फाइटर जेट भारत को बेचना चाहते हैं, यानी भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिका और रशिया दोनों के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है और आज हम इन दोनों फाइटर जेट्स की ताकत की क्षमता को आपके लिए संक्षिप्त में डिकोड करते हैं। देखिए भारत के लिए क्या बेहतर होगा। F-35 और सुखोई 57 ये दोनों फाइटर जेट्स अपने आप को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहते हैं और भारत को भी इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। F-35 विमान की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है और सुखोई 57 की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है, यानी F-35 से कहीं ज्यादा कम, आधे से भी कम, 40% जो है उसकी कीमत है F-35 के मुकाबले। F-35 इस समय अमेरिका सहित 20 देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सुखोई 57 रशिया के अलावा सिर्फ अल्जीरिया के पास है। F-35 रेडार को चकमा देने में सुखोई 57 से कुछ आगे माना जाता है। F-35 में सिर्फ एक ही इंजन है, जबकि सुखोई 57 में 2 इंजन है। सिंगल इंजन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई 57 की जो स्पीड है वो है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। F-35 को अमेरिका किसी दूसरे देश में बनाने की इजाजत कभी नहीं देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कभी नहीं करेगा, जबकि रशिया भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। अब देखिए, अमेरिकी संसद की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें 2 बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथियारों का परीक्षण किया और फिर रफाल फाइटर जेट के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया ताकि रफाल की बिक्री को नुकसान हो, और ऐसा करके चीन ने अपने J-35 लड़ाकू विमान की मार्केटिंग करने की कोशिश की। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि चीन के ऊपर जो वो हथियार लगातार बना रहा है, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि चीन ने हथियार तो बड़े अच्छे अच्छे बना लिए, बड़े बड़े हथियार बना लिए, लेकिन किसी भी युद्ध में इन हथियारों की टेस्टिंग कभी नहीं हुई। तो कोई भी जो खरीदार था वो यही कहता था कि जब आपके हथियार, आप कहते तो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी युद्ध में इनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें चीन ने अपने बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दिए ताकि युद्ध के मैदान में इन हथियारों की टेस्टिंग हो जाए, और फिर उसने एक दुष्प्रचार किया
और ये बताया कि देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना हमारे हथियारों का इस्तेमाल करके भारत से आगे निकल गई। उसने रफाल जो जेट था, फाइटर जेट जो भारतीय एयरफोर्स का है, उसके बारे में दुष्प्रचार किया और कहा कि रफाल भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान फेल हो गया। और वहीं से ये थ्योरी आई कि भारत के कई रफाल नीचे गिरा दिए गए, मार दिए गए। और इसके वजह से जो चीन है वो अपने फाइटर जेट्स की मार्केटिंग कर रहा था। उसमें यह भी लिखा है कि चीन ने बहुत सारे नकली वीडियोस बनाए, AI जनरेटेड वीडियोस बनाए, जिसमें वो ये बता सके कि भारत के जो हथियार हैं और भारत का जो रफाल विमान है वो इस युद्ध में फेल हो गया और कैसे हमारे फाइटर जेट्स और हमारे जो हथियार हैं वो इस युद्ध में सुपर हिट हो गए, ताकि चीन दूसरे देशों को भी अब अपने हथियार बेच सके। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि इस युद्ध में भारत के 3 विमान गिरे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कई बार कह चुके हैं कि इस युद्ध में 8 विमान नष्ट हुए। तो आज बड़ा सवाल यह है, पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 8 विमान गिरे और यूएस कांग्रेस कहती है कि 3 गिरे। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। और दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे कि भारत के 3 विमान गिरे भी, तो फिर जो बाकी के 5 फाइटर जेट हैं वो फिर किसके नष्ट हुए? यानी अमेरिका के सिस्टम में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान को लेकर अलग अलग राय हैं। और अगर 3 भारत के विमान गिरे हैं तो जो 5 हैं बाकी के, वो तो जरूर पाकिस्तान के ही विमान रहे होंगे। ये भी आज अमेरिका की सरकार को, उनकी खुफिया एजेंसियों को, उनके रक्षा विभाग को सोचना होगा। तो आप देखिए कि अमेरिका के अंदर का जो सिस्टम है वही भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर अलग अलग राय और अलग अलग आंकड़े पेश कर रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने भी पकड़ी, और वो ये कि कैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चीन का भी हाथ था, कैसे चीन अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था और कैसे चीन ने गलत जानकारियों के साथ अपने हथियारों की मार्केटिंग करने के लिए भारत के हथियारों को यह दिखाया कि ये फेल हो गए। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।